जय हिंद दोस्तों। तो मैं अगला पार्ट लेकर आया हूँ एसआईपी। इससे पहले मैंने आपको पीपीएफ के बारे में बताया था और ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा एसआईपी के बारे में। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं और एसआईपी के बारे में हर एक चीज को हम जानते हैं। एसआईपी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब ऐसा प्लान जिसमें आप सिस्टमेटिक ऐसे इन्वेस्टमेंट करने वाले। सिस्टमेटिक का यह मतलब है एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। मतलब जैसे आपने अगर 5,000 की एसआईपी की है तो हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 रुपए डिडक्ट होंगे। आपने अगर क्वार्टरली ऑप्ट किया है तो हर क्वार्टर में आपके अकाउंट से जो भी अमाउंट आप प्री डिसाइड करेंगे वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 1,000 का इन्वेस्टमेंट प्लान चुना है और मंथली चुना है तो हर महीने आपके अकाउंट से 1,000 रुपए डिडक्ट होंगे। एसआईपी म्यूचुअल फंड द्वारा रन किया जाता है। मतलब हम इसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एसआईपी में जैसे मैंने आपको बताया छोटी अमाउंट भी हो सकती है। छोटे अमाउंट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमको कोई एक मुश्त अमाउंट जमा नहीं करना है या इन्वेस्ट नहीं करना है। अमाउंट छोटी छोटी होगी और हर महीने या हर क्वार्टर में आप इन्वेस्ट करेंगे, वो भी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगी। चलिए ये हमने जाना एसआईपी क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ एसआईपी कम से कम आप कितने अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों एसआईपी की सबसे अच्छी खास बात यह है कि आप इसे केवल 100 रुपए के अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, जबकि पीपीएफ में आपको 500 रुपए मिनिमम अमाउंट 500 रुपए की होती है और एसआईपी हम केवल 100 रुपीज के हिसाब से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की अगर सैलरी बहुत ही कम है या सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, ज्यादा उसकी सेविंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसे पर्सन भी अगर एसआईपी लेना चाहे तो वो ले सकते हैं क्योंकि अमाउंट काफी छोटी होती है, जो कि मैंने आपको बताया 100 रुपए से भी शुरू हो सकती है। हर महीने 100 रुपए तो साल के केवल 1,200 रुपए। अब अगर हम टैक्स की बात करें, एसआईपी मतलब एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, तो म्यूचुअल फंड में हमको 80C के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है। जितनी हम अमाउंट जमा करेंगे वो या 1.5 लाख, जो भी दोनों में से कम हो, मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख की हमें इसमें छूट मिल सकती है। तो अगर आप कहीं ऐसी स्कीम में सर्च कर रहे हैं जिसमें आप टैक्स की भी सेविंग कर सकें तो उसके लिए भी ये म्यूचुअल फंड की बहुत अच्छी प्लानिंग है। अब इसी के बाद अगर जुर्माने की हम बात करें, अगर किसी महीने हमारे अकाउंट से एसआईपी का अमाउंट डेबिट नहीं हो सका, मान लीजिए हमारा अकाउंट बैलेंस कम था, हमने 5,000 की एसआईपी ली थी लेकिन हमारा अकाउंट में उस समय 3,000 का बैलेंस था, तो हमारी एसआईपी डिडक्ट नहीं हो पाई। तो उसमें आपको सबसे अच्छा फायदा ये है, जैसे लोन की ईएमआई बाउंस होती है तो हमको पेनल्टी लग जाती है, वैसे इसमें कोई पेनल्टी या कोई चार्ज नहीं लगता। इसमें 3 से 4 दिन का आपको ग्रेस टाइम भी मिलता है। मतलब उस 3 से 4 दिन के अंदर आप पेमेंट की व्यवस्था कर लेंगे तो एसआईपी डिडक्ट हो सकती है, और अगर आप नहीं कर पाए तो पेनल्टी नहीं लगेगी, आपकी एसआईपी रुक जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि आप नेक्स्ट मंथ मतलब आप जब चाहें तब एसआईपी वापस आपकी कंटिन्यू कर सकेंगे। आइए अब हम जानते हैं एसआईपी वर्क कैसे करता है, मतलब एसआईपी की प्रोसेस क्या होती है। मैं या आप कोई भी अगर हम एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहली चीज हमें अपना गोल सेट करना होता है। शॉर्ट टर्म गेन अर्न करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म रिटर्न चाहते हैं या लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है। जब एक बार हमें ये डिसाइड हो जाता है कि हमें शॉर्ट टर्म अर्न करना है या लॉन्ग टर्म, उसके बाद हम करना होता है। तो उसके बाद या मतलब अगर हमें लॉन्ग टर्म करना है तो हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हमें शॉर्ट टर्म करना है तो हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग हम फंड का डिसीजन लेंगे। तो एसआईपी प्रोसेस कैसे आता है या हमें एसआईपी लेना है तो हमें उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगी, दो में की बात है। तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, हमें म्यूचुअल फंड की रिसर्च करना पड़ेगी कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारी जरूरतों के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है, जैसे इक्विटी या डेब्ट या हाइब्रिड। फिर अब इस चीज के लिए आपको टूल का इस्तेमाल करना होगा फंड कंपैरिजन के लिए, क्योंकि आप खुद से तो डिसाइड कर नहीं पाएंगे कौन सा फंड आपके लिए ठीक है। तो टूल्स अवेलेबल है जिनके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकेंगे कि आपको कौन सा एसआईपी कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप कंसल्ट करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, और वो अमाउंट आपको मंथली पे करनी है या क्वार्टरली पे करनी है, ये आपके सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है। अब जब आप ये सब डिसाइड कर चुके होंगे
तब नेक्स्ट स्टेप आती है हमारे अकाउंट ओपन करने की या अपने आप को म्यूचुअल फंड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप अपने आप का रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, मतलब इससे आप डायरेक्ट अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे म्यूचुअल फंड में। यह दूसरा तरीका है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जैसे ग्रो, ज़ीरोधा, पेटीएम मनी और फंड्स इंडिया, मतलब ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, इनके थ्रू भी आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एसआईपी के लिए। तीसरा तरीका है बैंक या ब्रोकर के थ्रू। ये आपकी दूसरी स्टेप हो गई, मतलब इसमें आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लिया। पहली स्टेप में आपने ये डिसाइड किया कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है और कितनी अमाउंट उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। सेकंड आपकी स्टेप हो गई आपको अपने आप को म्यूचुअल फंड में रजिस्ट्रेशन करना है। आप थर्ड स्टेप पे हम आते हैं। अब आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। आपको केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? सबसे पहले आपका पैन कार्ड, फिर आपका आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, एक बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक का प्रूफ और आपका मोबाइल नंबर जिसपे आपको ओटीपी आएगा। या रजिस्ट्रेशन के लिए आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर पे जाकर भी फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम को सिलेक्ट करना होता है, मतलब कौन सी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, एक इक्विटी फंड होता है, एक डेब्ट होता है और एक हाइब्रिड होता है, और इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी वेट कीजिए। फिर आपको आपका एक बैंक अकाउंट लिंक करवाना होगा जिससे ऑटोमेटिक आपकी जो एसआईपी की अमाउंट है वो डिडक्ट होगी हर महीने या क्वार्टरली, जैसा भी आप प्लान लेंगे। एसआईपी की एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें लचीलापन है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जब चाहे जब एसआईपी की अमाउंट बंद भी कर सकते हैं, एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा, क्या एसआईपी पूरा सिक्योर है, मतलब इसमें रिटर्न हमेशा 100% मिलेगा ही सही? तो मैं आपको बता दूं, एसआईपी सिक्योर 100% सिक्योर तो नहीं है, मतलब इसमें भी रिस्क होती है लॉस की। तो इसमें 3 फंड होते हैं। एक होता है इक्विटी जो कि हाई रिस्क होता है विद हाई रिटर्न, मतलब इसमें अच्छे रिटर्न की संभावना है लेकिन इसमें रिस्क भी होती है। दूसरा होता है डेब्ट फंड, मतलब ये फंड इसमें रिटर्न कम मिलता है मगर इसमें रिस्क भी कम होती है। और तीसरा टाइप का होता है हाइब्रिड फंड, मतलब ये दोनों का मिला जुला ग्रुप होता है, इसमें इक्विटी भी होता है और डेब्ट दोनों में हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हमने 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने का प्लान किया, तो हमने 10,000 रुपए अगर फुल इक्विटी में डाले, ये सोच करके हमको या तो अच्छा रिटर्न मिलेगा या भले लॉस हो जाए, मगर हम तो इक्विटी में डालेंगे। तो यहाँ पर आपका पैसा रिस्क में भी है, या तो हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए या आपका नेगेटिव रिटर्न मतलब लॉस हो जाए। दूसरा होता है डेब्ट में अगर जैसे हमने 10,000 रुपए डाले तो उसमें रिटर्न हमको कब मिलेगा, क्योंकि वो इसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट का रेट डाउन गया तो इसमें थोड़ा सा कुछ लॉस होगा, एकदम इतना लॉस नहीं होगा। वहीं अगर हम हाइब्रिड में पैसा डालते हैं, मतलब थोड़ा पैसा इक्विटी में और थोड़ा पैसा हम डेब्ट में, जैसे 10,000 की अमाउंट को हमने 6,000 रुपए हमने डेब्ट में डाल दिए और 4,000 रुपए हमने इक्विटी में डाल दिए, तो डेब्ट से हमको फिक्स्ड इनकम हो जाएगी, मतलब 6,000 की इन्वेस्टमेंट से फिक्स इनकम आएगी, जबकि 4,000 हमारा रिस्क में रहेगा। तो इससे दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहेगा, इससे आपको ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। नीचे मैंने एक एसआईपी का उदाहरण लिया है, जैसे आपने डिसाइड किया 10,000 रुपए हर महीने, तो हमने 6 महीने का एग्जाम्पल बनाया है। अब एसआईपी में आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 10,000 रुपए डिडक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 10,000 रुपए की 100 यूनिट परचेस होगी, पर यूनिट रेट 100 रुपए। नेक्स्ट मंथ अगर यूनिट का रेट बढ़ गया तो ऑटोमेटिक आप 10,000 में केवल 90.91 यूनिट परचेस कर सकेंगे। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक चलती रहेगी, आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, आपका अमाउंट डिडक्ट होगा और आपकी यूनिट मार्केट रेट के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे तीसरे मंथ में रेट और बढ़ गया तो यूनिट कम हो जाएगी, यूनिट 83.3 हो गई, वही रेट 115 हो गया, मतलब थोड़ा सा पहले से घट गया, तो यहाँ पर आपको यूनिट थोड़ी सी बढ़ गई, 86.96 हो गई। इस प्रकार हर महीने आपकी यूनिट ऑटोमेटिक माइनस या प्लस होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।